हेलो एवरीवन। सो जैसे हरियाणा एडीए की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, सो देर इज़ अ हिंदू लॉ सब्जेक्ट इन दैट. So in today's lecture we are going to revise Hindu Marriage Act for the exam. So this video is helpful for any other state exam also जिसमें हिंदू लॉ आपका सब्जेक्ट है. तो सबसे पहले तो हिंदू लॉ ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है, वेयर दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. ये सारे इंडिया पे एक्सटेंड करता है. नाउ दिस एक्सटेंड्स टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो. तो ये जो एक्ट है, व्हाट आर द सबसे पहले तो व्हाट आर द एंशिएंट सोर्सेज एंड मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ. एक हिंदू लॉ के एंशिएंट सोर्सेज एंड मॉडर्न सोर्सेज क्या है. तो जनरली इसमें से बहुत बार प्री में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट आर द एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ. तो एंशिएंट सोर्सेज में क्या क्या आएंगे? श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज एंड कस्टम्स. So these are the ancient sources of Hindu law. What are the modern sources of Hindu law? Modern sources में क्या क्या आएंगे? Equity, justice, good conscience, precedent and legislation. So these are the ancient sources of Hindu law. These are the modern sources of Hindu law. सो हिंदू लॉ में ये एक्ट जो है ये किसके ऊपर अप्लाई करता है? टू होम दिस एक्ट अप्लाइज. दिस अप्लाइज टू एनी पर्सन जो कि हिंदू है बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स इंक्लूडिंग अ वैश्य, लिंगायत, अ फॉलोअर ऑफ ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज. कोई भी पर्सन जो बुद्धिस्ट, जैन या सिख है बाय रिलीजन, ठीक है, ये किस पे एक्सटेंड नहीं करता है, किस पे अप्लाई नहीं होता है. इफ एनीवन इज अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू बाय रिलीजन. अगर वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है या जू है, तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है. तो कौन से पर्सन जो हैं अब हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख होंगे? सो कोई भी चाइल्ड, चाहे वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, जिसके दोनों पेरेंट्स अगर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख बाय रिलीजन है, वो चाइल्ड जो है हिंदू होगा. कोई भी चाइल्ड, चाहे वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, जिसका एक पेरेंट हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन सॉरी या सिख बाय रिलीजन है, ठीक है, एक पेरेंट उसमें से हिंदू है एंड जिसने उसका ब्रॉट अप किया है एज अ मेंबर ऑफ द ट्राइब, कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ द फैमिली टू विच सच पेरेंट बिलोंग्स. सपोज ए और बी है, इनका चाइल्ड है एक्स, ठीक है. अब एक्स हिंदू होगा या नहीं? जो ए है शी इज बुद्धिस्ट बाय रिलीजन एंड एक्स इज अ क्रिश्चियन बाय रिलीजन, बट इसका जो ब्रॉटअप हुआ है दैट इज एज अ बुद्धिस्ट हुआ है, ठीक है. देन एक्स क्या होगा? एक्स विल बी बुद्धिस्ट बाय रिलीजन. So any person who is a convert or reconvert to the Buddhist, Jain or Sikh by religion, that is also a Hindu. There are certain definitions that are given under your section 3 में कुछ definitions आपकी दी है and moreover anything that is contained under this section वो apply नहीं करेगा to the members of the scheduled tribe, ठीक है. वो scheduled tribe के members को ऊपर apply नहीं करेगा. That is given within the meaning of article 366 clause 25 में जो हमें दिया हुआ है. जो एक्सप्रेशन कस्टम एंड यूसेज है वो सिग्निफाई करता है एनी रूल, ठीक है. द एक्सप्रेशन custom and usage signify any rule which having been continuously and uniformly observed for a long time has obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community, group or family. तो एक्सप्रेशन कस्टम और यूसेज का मतलब क्या है कि जो रूल सर्टेन है, ठीक है, जो अनरीजनेबल नहीं है, जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है, जिसको बहुत लंबे टाइम से जो है फॉलो किया जा रहा है यूनिफॉर्मली, कंटिन्यूसली, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ यूसेज और कस्टम. Next is that is what is the meaning of full blood and half blood. This is very important. Number of times this is asked in pre-exams, judiciary pre और other exams में sorry बहुत बार ये पूछा हुआ है. तो दो पर्सन्स को हम कब कहेंगे कि ये दो पर्सन्स जो हैं दे आर रिलेटेड विद द फुल ब्लड? इफ दे आर डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, ठीक है. इफ दे आर डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ, अगर सेम वाइफ ने किया है. हाफ ब्लड से हम कब कहेंगे? इफ दे आर डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट, अगर उनको डिसेंड कॉमन एंसेस्टर ने किया है बट डिफरेंट वाइफ से हुए हैं, दैट इज हाफ ब्लड. फुल ब्लड कब होगा? अगर दे आर डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूट्रन ब्लड?
Two persons are said to be related to each other by uterine blood when they are descended from a common ancestor. Ancestors कॉमन है बट हस्बैंड्स जो हैं वो डिफरेंट है। तो हाफ ब्लड में क्या कॉमन होता है? एंसेस्टर कॉमन होता है, डिफरेंट वाइफ्स होती हैं। यूट्रिन ब्लड में एंसेस्ट्रस कॉमन होती है, हस्बैंड्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिंडा रिलेशनशिप? अगर हम स्पिंडा रिलेशनशिप की बात करें, स्पिंडा रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड्स एज फार एज द थर्ड जनरेशन इन द लाइन ऑफ असेंट थ्रू द मदर and fifth generation in the line of ascent through the father. So third generation in the line of ascent through the mother and fifth generation in the line of ascent through the father. दो persons spindas कब होते हैं? If one is lineal ascendant of the other within the meaning of the limits of the spinda relationship, अगर उनका common कोई lineal ascendant है, ठीक है। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन में हम कब कहेंगे कि दो पर्सन्स डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन में या आपस में मैरिज नहीं कर सकते हैं? अगर कोई एक का लीनियन असेंडेंट है, अगर एक वाइफ या हस्बैंड है लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द अदर की, अगर वाइफ है ब्रदर की वाइफ के साथ शादी नहीं कर सकता है कोई, फादर या मदर्स ब्रदर के साथ कोई शादी नहीं कर सकता है, ग्रैंड फादर्स या ग्रैंड मदर्स ब्रदर के साथ कोई शादी नहीं कर सकता है, ठीक है। इफ वन वॉज द वाइफ ऑफ द ब्रदर की वाइफ है या फादर की या मदर्स ब्रदर की या ग्रैंड फादर की, तो उसके साथ मैरिज नहीं हो सकती। अगर दो ब्रदर एंड सिस्टर हैं, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ये कैन नॉट मैरी। अंकल एंड नीस हैं, वो मैरिज नहीं कर सकते। आंट एंड नेफ्यू हैं, दे कैन नॉट मैरी। सो ये प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में आ जाएंगे। अगर चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर हैं, दो ब्रदर्स हैं, दो सिस्टर्स हैं, तो दे कैन नॉट मैरी अंडर द हिंदू लॉ। दिस इज डिफाइंड इन योर सेक्शन 3G में डिफाइन किया हुआ है। नाउ व्हाट so this says that कि overriding effect of the act कि any text or rule or interpretation of Hindu law or any custom or usage as part of law in immediately before the commencement of this act, इस एक्ट की कमेंसमेंट के पहले अगर कुछ भी था वो सीज कर जाएगा, ठीक है। एनी अदर लॉ इमीडिएटली बिफोर द शेल सीज टू हैव द इफेक्ट एज अगर वो इनकंसिस्टेंट है कोई भी प्रोविजन के साथ दैट इज कंटेन्ड इन योर एक्ट। Now, what are the conditions for a Hindu marriage? This is very important. कि conditions क्या है हिंदू मैरिज के लिए? This is given in your section 5. तो सबसे पहले तो बाइगैमी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि अगर ए ने किसी मैरिज करवानी तो ऑलरेडी मैरिड नहीं होना चाहिए, होनी चाहिए। तो नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो बाइगैमी का कंसेप्ट हिंदू लॉ नहीं अलाउ करता है, चाहे वो पॉलीगैमी है चाहे वो पॉलीएंड्री है। लाइक अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो मुस्लिम लॉ अलाउज पॉलीगैमी, तो मुस्लिम लॉ में 4 वाइफ्स आर अलाउड, बट हिंदू लॉ में दिस डज नॉट अलाउ पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री। सो एट द टाइम ऑफ मैरिज दोनों पार्टीज जो हैं वो इनकैपेबल नहीं होनी चाहिए, दोनों में से कोई पार्टी इनकैपेबल नहीं होनी चाहिए एक वैलिड कंसेंट देने के लिए, या फिर दोनों पार्टीज अगर कैपेबल हैं किसी मेंटल डिसऑर्डर से नहीं सफ़र करनी चाहिए, that would render them unfit for marriage and procreation of children, and there has been subject to reoccurrence attacks of insanity जो है नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज द ब्राइडग्रूम, ठीक है। यहाँ पे एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर कोई लड़का है तो उसकी एज 20 साल की होनी चाहिए फॉर द वैलिडिटी ऑफ मैरिज। अगर कोई लड़की है तो उसकी 18 साल की एज होनी चाहिए, ठीक है, फॉर द वैलिडिटी ऑफ द मैरिज। पार्टीज जो हैं वो विद इन डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में होनी चाहिए अनलेस द कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू। दोनों पार्टीज जो हैं दैट वी हैव स्टडीड इन 3G क्या प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप होता है, तो उसमें नहीं होनी चाहिए। पार्टीज जो हैं वो स्पिंडास नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के साथ अनलेस कस्टम और यूसेज अलाउ करता है। तो अगर कोई भी पर्सन किसी के साथ प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में मैरिज करता है, ऐसी मैरिज वॉइड होगी, ठीक है। सच मैरिज इज वॉइड। दिस इज गिवन इन योर सेक्शन 11। अगर कोई स्पिंडास में करता है दिस इज ऑल्सो वॉइड, दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर सेक्शन 11 में जो है हमें ये दिया हुआ है। अगर कोई किसी ऑलरेडी स्पाउस लिविंग है इसे मैरिज करता है दिस इज ऑल्सो वॉइड, दिस इज गिवन इन योर सेक्शन 11 में दिया हुआ है। अगर कोई किसी के साथ मैरिज करता है कॉन्ट्रावेंशन में, इन सब की कॉन्ट्रावेंशन में, देन दैट मैरिज इज वॉइडेबल होगी। दिस इज गिवन इन योर सेक्शन 12। दिस सेक्शन 12 में दिया। नाउ व्हाट अबाउट दिस
ये मैरिज वॉइड होगी या वॉइडेबल होगी? दिस मैरिज इज नीदर वॉइड नॉर वॉइडेबल। ये मैरिज ना तो वॉइड होगी और ना ही वॉइडेबल होगी। So we have seen the conditions for a valid marriage. Next is what are the ceremonies for a Hindu marriage? तो हिंदू मैरिज को सोलमनाइज किया जा सकता है इन अकॉर्डिंग्स विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टी। दोनों में से कोई भी पार्टी जो है अपनी सेरेमनीज के अकॉर्डिंग, कस्टमरी सेरेमनीज के अकॉर्डिंग मैरिज को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर सेरेमनीज एंड कस्टम्स इंक्लूड करते हैं सप्तपदी को, 7 फेरों को, देन मैरिज कंप्लीट एंड बाइंडिंग हो जाती है जैसे ही 7th स्टेप ले लिया जाता है। So whether registration of Hindu marriage is compulsory or optional, this is optional, and अगर कोई marriage registered नहीं है, this does not invalidate the marriage. ये marriage को invalidate नहीं कर देती है। So for the purpose of facilitating the proof of Hindu marriage, state government ऐसे rules बना सकती है, but this is not compulsory. ये किसी भी state में compulsory नहीं है। अगर कोई ऐसी directions issue की जाती हैं, कोई भी person अगर इसको contravene करता है तो वो पनिशेबल होगा, जो एक्सटेंड कर सकती है 25 रुपीज तक। नेक्स्ट इज व्हाट इज RCR? दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब होता है कि चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, अगर वो बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के, ठीक है, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, दोनों ही RCR की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो अगर सपोज हस्बैंड ने जो है वाइफ को छोड़ दिया बिना किसी रीजनेबल कॉज के, ही हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द वाइफ, तो वाइफ जो है RCR की एप्लीकेशन लगा सकती है कोर्ट में। सिमिलरली अगर वाइफ ने जो है हस्बैंड को छोड़ दिया बिना किसी रीजनेबल कॉज के, शी हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, तो हस्बैंड RCR की एप्लीकेशन लगा सकता है। तो दिस सेज व्हेन ईदर द हस्बैंड और द वाइफ without reasonable excuse withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply. कौन अप्लाई करेगा? जो एग्रीड पार्टी होगी वो अप्लाई कर सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में RCR के लिए, कोर्ट सेटिस्फाई होने पे ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट्स जो भी किए गए हैं, एंड दैट देयर इज नो लीगल ग्राउंड व्हाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड, डिक्री पास कर सकती है RCR की अकॉर्डिंगली। तो अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है वेयर देयर हैज बीन अ रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर्सन के ऊपर होगा? उस पर्सन के ऊपर होगा जिसने विड्रॉ किया है सोसाइटी से। वो प्रूव करेगा कि उसने विड्रॉ क्यों किया है, ठीक है, कि क्या रीजनेबल एक्सक्यूज है कि दैट ही और शी हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। देयर आर सर्टेन लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन दिस, इसके ऊपर कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। देयर इज अ केस ऑफ दैट इज सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का केस है। व्हाट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट इन दिस इज, कोर्ट ने इस केस में क्या हेल्ड किया था? द कोर्ट हेल्ड दैट कि जो ऑब्जेक्ट है सेक्शन 9 का, दिस इज टू प्रिजर्व मैरिज। द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 9 इज टू प्रिजर्व मैरिज, वो मैरिज को प्रिजर्व करता है। देयर इज अनदर केस लॉ दैट इज टी सरिता वर्सेस टी वेंकटा सुबैया। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट जो सेक्शन 9 है, दिस इज वायलेटिव ऑफ राइट ऑफ प्राइवेसी, ये वायलेटिव है राइट ऑफ प्राइवेसी को लेकर, एंड ह्यूमन डिग्निटी दैट इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So this is violative of right to privacy and human dignity that is guaranteed under Article 21 of the Constitution. There is one another landmark judgment on this, that is Suraj Garg versus KM Garg. So number of landmark judgments are there on this. ये आपको करनी है क्योंकि डायरेक्टली प्री में क्वेश्चन आ जाता है इसके रिगार्डिंग। So before I proceed further, there is an important news for all of you. That is 20% off is going on Unacademy Judiciary subscription. So अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, this is the best opportunity, प्लस आपको इस पे फ्री मंथ्स मिल रहे हैं। By using this code you can just avail this opportunity. ये ऑफर 28 को ख़त्म हो जाएगा, प्लस स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 5th of March को, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो आपके पास चांस है, आप विन कर सकते हो 100% स्कॉलरशिप। एंड यूपी के लिए मेंस एग्जाम के लिए रिवीजन बैच स्टार्ट हो गया। दिस इज ओनली अवेलेबल एट 23,000। बाय यूजिंग दिस कोड यू कैन जस्ट, आप जो है इसको बाय यूजिंग दिस कोड यू कैन जस्ट अवेल दिस एट दिस प्राइस। Number of batches are going on. There is Punjab Judiciary Mains Test Series. This is only available at 4,999. This is UP Judiciary Mains Test Series. This is only available at 2,999. So we have done regarding RCR. Now next is that is judicial separation. So judicial separation is defined where? This is defined in section 10. This says either party to a marriage whether solemnized before or after the commencement of this act. कि कोई भी पार्टी मैरिज में, चाहे वो इससे पहले सोलमनाइज हुआ है या आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, वो प्रेजेंट कर सकती है पिटीशन को प्रेइंग फॉर अ डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब क्या होता है? दिस इज लेसर देन डाइवोर्स, ठीक है। सो वो कोर्ट में पिटीशन प्रेजेंट कर सकती है कौन से ग्राउंड्स के ऊपर? जो डाइवोर्स के ग्राउंड्स अंडर सेक्शन 1। एंड वाइफ जो है वो इन ग्राउंड्स के ऊपर भी कर सकती है। इन ग्राउंड्स के ऊपर दोनों कर सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। इन ग्राउंड्स के ऊपर वाइफ कर सकती है। तो वेयर अ डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट पास कर देती है तो ये ऑब्लिगेटरी नहीं होगा पिटिशनर के ऊपर कि वो कोहैबिट करे रिस्पोंडेंट के साथ। बट हाँ, अगर कोर्ट एप्लीकेशन पे बाय पिटिशन ऑफ ईदर पार्टी कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है ट्रुथ ऑफ स्टेटमेंट्स को लेके, तो वो उस डिग्री को रिसेंड कर सकती है इफ इट कंसीडर्स जस्ट एंड रीजनेबल टू डू सो। द कोर्ट कैन रिसेंड द डिग्री अगर कोर्ट उसको कंसीडर करती है जस्ट एंड रीजनेबल टू डू सो। So what is judicial separation? Judicial separation is defined in section 10. This means this is less than degree. So दोनों में से कोई भी पार्टी कर सकती है, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है। कौन से ग्राउंड्स के ऊपर? जो आपको सेक्शन 13(1) में दिया है उसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कर सकते हैं। जो सेक्शन 32 में दिया है उसके बिहाफ पे सिर्फ वाइफ कर सकती है, ठीक है। Next is what is a void marriage? That is defined in section 11. What is a voidable marriage? That is defined in section 12. So any marriage solemnized after the commencement of this act वो null and void होगी, ठीक है। That would be null and void. So that means कि कौन सी, अगर वो कॉन्ट्रावेन करती है जो conditions हमें 5, 1, 4 and 5 में दी है। So that I have already told you conditions of valid marriage में, अगर बाईगैमी करता है कोई, अगर कोई किससे शादी करता है प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में, अगर कोई किससे शादी करता है स्पिंडास में, ठीक है। सो दिस इज एनी मैरिज सोलमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के कमेंस होने से पहले नहीं, बाद में, क्योंकि हो सकता है कि कस्टम एंड यूसेज उन मैरिजेस को उस टाइम पे अलाउ करता था। अगर ये बिफोर द कमेंसमेंट भी होगा फिर तो वो सारी मैरिजेस जो हैं वो वॉइड हो जाएंगी। सो दैट्स व्हाई हियर इट इज रिटन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। Section 12 defines voidable marriage. So we have seen Section 5 का जो 2 था, अगर उसमें कोई कॉन्ट्रावेंशन करता है, ठीक है, तो दैट इज अ voidable marriage. So this is any marriage solemnized, चाहे वो बिफोर या आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, वो voidable होगा, ठीक है। एंड मे बी अंडर उसको एनल करवाया जा सकता है। सी void मैरिज को एनल करवाने की जरूरत नहीं है, वो void है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। बट voidable मैरिज तब तक वैलिड रहती है जब तक कोर्ट में उसको एनलमेंट नहीं पास करवानी जाती। सो मे बी एनल्ड बाय डिग्री ऑफ नलिटी ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। कौन से ग्राउंड्स के ऊपर? दैट द मैरिज हैज नॉट बीन कॉन्ज्यूमेटेड सॉरी ओइंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट। जो मैरिज हुई है दैट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंडीशंस दैट आर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 5 क्लॉज 2। दैट कि जो पिटिशनर का कंसेंट है या फिर जो गार्जियन का कंसेंट है जो चाहिए, ठीक है, दैट वाज टेकन, वो किससे लिया गया है? वो फोर्स या फ्रॉड से लिया गया है। एज टू द नेचर ऑफ द सेरेमनी, या फिर कोई भी मटेरियल फैक्ट या सर्कमस्टांसेस जो हैं, ठीक है, दैट आर कंसील्ड, ठीक है, वो कंसील करके जो कंसेंट है वो ऐसे लिया गया है। जो रिस्पोंडेंट है दैट एट द टाइम ऑफ मैरिज ही वाज प्रेग्नेंट बाय सम पर्सन अदर देन द पिटिशनर, तब भी मैरिज को जो है नलीफाई करवाया जा सकता है। दिस सेज दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, डिस्पाइट ऑफ व्हाटएवर इज रिटन हियर,
कोई भी पिटीशन अनलिंग फॉर मैरिज जो ग्राउंड स्पेसिफाई किया गया है क्लॉज सी में, दैट इज ऑन दिस, ठीक है, वो तब तक नहीं एंटरटेन की जाएगी। पिटीशन जो है वो प्रेजेंट करनी होगी 1 साल के अंदर अंदर, जब से फोर्स सीज कर जाता है ऑपरेट करना या फिर फ्रॉड डिस्कवर हो जाता है, ठीक है। जो पिटीशनर है अगर उसने विद हिज और फुल कंसेंट, अगर वो दूसरी पार्टी के साथ रहा है एज हस्बैंड एंड वाइफ, जब फोर्स सीज कर गया या फ्रॉड डिस्कवर हो गया, स्टिल वो उसके साथ रह रहा है, तो फिर कोई भी नलिटी कोर्ट पास नहीं करेगी। जो ग्राउंड दिया हुआ है क्लॉज डी में कि रिस्पोंडेंट जो है उस टाइम पे प्रेग्नेंट है बाय सम अदर पर्सन देन द पिटिशनर, ऐसी एप्लीकेशन कोर्ट को सेटिस्फाई करवाना होगा कि पिटिशनर को इसके बारे में नहीं पता था जब उसने मैरिज की, कि जो प्रोसीडिंग्स है उसने इंस्टीट्यूट करवा दी विद इन 1 year ऑफ सच कमेंसमेंट, एंड इन द केस ऑफ मैरिज solemnized आफ्टर सच कमेंसमेंट विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। कि जो मैरिटल इंटरकोर्स है विद द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर हैड नॉट टेकन प्लेस सिंस द डिस्कवरी ऑफ द पिटिशनर ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ द सेड ग्राउंड। कि मैरिटल इंटरकोर्स विद द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर दैट हैज नॉट टेकन प्लेस, जब से डिस्कवरी हुई है पिटिशनर की, सिंस द डिस्कवरी बाय द पिटिशनर ऑफ द एक्जिस्टेंस। So these are the grounds on the basis of which a marriage can be कोर्ट से डिग्री पास करवाई जा सकती है एनालिटी की अंडर सेक्शन 12। Now next is divorce. Divorce is given in section 13 में हमें grounds दिए। तो 13(1) में जो grounds दिए हुए हैं that are available to both husband and wife, उनके बेसिस के ऊपर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो है डिग्री ले सकते हैं। तो दिस इज कोई भी मैरिज अगर सोलनाइज हुई है, चाहे वो बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये दोनों में से कोई भी मैरिज को डिसॉल्व करवा सकता है। कि मैरिज के सोलनाइजेशन के बाद कि that after the solemnization of the marriage had other party had voluntarily sexual intercourse with any other person other than his or her spouse, adultery के बेसिस के ऊपर, क्रुएलिटी के बेसिस के ऊपर, डिजर्शन के बेसिस के ऊपर कि उसने डिजर्ट किया है पिटिशनर को कंटिन्यूस पीरियड के लिए, ठीक है, 2 साल से इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन, दैट की दूसरी पार्टी जो है वो सीज कर गई हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, कि दूसरी पार्टी वो अनसाउंड माइंड के सफ़र कर रही है मेंटल डिसऑर्डर से, रीजनेबली एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता टू लिव विद द रिस्पोंडेंट। सो इफ द पर्सन, ये जो है दिस हैज़ बिन रिमूव्ड, इसको रिमूव करके दिस इज नो मोर अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, दिस वाज रिमूव्ड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 से इसको रिमूव कर दिया है। दैट द पार्टी हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम venereal disease in a communicable form, that has renounced the world by entering any religious order, ठीक है, कि पार्टी ने जो है अनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को कि पार्टी के बारे में पिछले 7 सालों से किसी ने नहीं सुना, या उसके बारे में जिन पर्सन से नेचुरली सुना होता, लाइक फैमिली ने, फ्रेंड्स ने या नियर एंड डियर वंस ने, किसी ने उसके बारे में नहीं सुना, देन द अदर पार्टी कैन फाइल अ डिक्री फॉर डाइवोर्स। सो दीज आर द ग्राउंड्स दैट आर गिवन अंडर योर सेक्शन 13(1), जिसके बेसिस के ऊपर दोनों, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, डाइवोर्स की डिक्री ले सकते हैं। दिस सेज दैट फर्दर 13(1) किस चीज़ से डील करता है, ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज, ठीक है। इसमें 2 हमें चीज़ें दी हुई हैं कि ईदर पार्टी, कि कोई भी पार्टी मैरिज में, चाहे वेदर सोलनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, पिटीशन प्रेजेंट कर सकता है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड कि देयर हैज़ बिन नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, कि कोई भी पार्टीज के बीच में कोहैबिटेशन नहीं हुई है सिंस द कोर्ट हैज़ पास्ड, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, जब से कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास की है, कि पार्टीज के बीच में कोई भी आरसीआर नहीं हुए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, जब से कोर्ट ने डिग्री पास की है, पार्टीज के बीच में कोई भी कोहैबिटेशन नहीं हुई है, देन ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट द कोर्ट विल पास अ डिग्री ऑफ डाइवोर्स। कोर्ट जो है डिग्री ऑफ डाइवोर्स पास कर देगी कि कोई भी तरह की गुंजाइश नहीं बची है कि पार्टी साथ में रह सके। नाउ 13(1) के जो ग्राउंड्स हैं दैट आर अवेलेबल टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, पर जो 13(2) के ग्राउंड्स हैं इनके बिहाफ के ऊपर सिर्फ वाइफ जो है वो डाइवोर्स ले सकती है। सो वाइफ जो है पिटीशन फाइल कर सकती है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ अ मैरिज बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स, कौन से ग्राउंड्स के ऊपर, दैट कि अगर मैरिज सॉलमनाइज हुई है इस एक्ट के कमेंसमेंट के पहले, कि हस्बैंड ने दोबारा से शादी कर ली है,
that the husband has married again before such commencement, or any other wife of the husband married before such commencement was alive at the time of solemnization of marriage of the petitioner. कि जो हस्बैंड है अगर उसने जो है if he has been guilty of rape, sodomy, bestiality, then also she can file a decree for divorce. अगर कोई सूट अंडर सेक्शन 18 मेंटेनेंस के लिए फाइल किया गया है या कोई प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 चल रही है या अगर कोई प्रोसीडिंग इन सेक्शंस के अंडर चल रही है तो फिर डिक्री ऑफ डाइवोर्स पास किया जा सकता है हस्बैंड के अगेंस्ट, नॉट विथस्टैंडिंग दैट शी वाज लिविंग अपार्ट, एंड कि जब से कोर्ट ने ये डिक्री पास की है कोई भी कोहैबिटेशन अगर नहीं हुई है पार्टीज के बीच में 1 साल तक या उससे ज़्यादा तक। वाइफ कैन ऑल्सो फाइल अ डिक्री फॉर डाइवोर्स कि उसकी जो मैरिज है वो सॉलमनाइज की गई थी कि बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 15 ईयर्स, एंड उसने मैरिज को रेप्यूडिएट कर दिया आफ्टर अटेनिंग दैट एज बट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, and this does not matter at all whether the marriage is consummated or not. Like हम जब मुस्लिम लॉ में पढ़ते हैं ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, वहाँ पे ये कंसेप्ट है कि मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं होनी चाहिए, बट हियर दिस डज नॉट मेक एनी डिफरेंस वेदर द मैरिज इज कॉन्ज्यूमेटेड और नॉट। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग। तो दिस सेज अगर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है सेक्ट के अंडर on a petition for dissolution of marriage by decree of divorce, except अगर कोई भी petition फाउंड की गई है जो ग्राउंड्स आपको 13(2) में दिए हुए हैं, दैट मीन्स अगर किसी ने कन्वर्जन कर लिया, if anyone has renounced the world, if the person has not been found from the last 7 years के तक अगर उसके बारे में नहीं सुना है, तो कोर्ट को अगर सही लगता है, ठीक है, कोर्ट को अगर सही लगता है तो कोर्ट जो है जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री भी पास कर सकती है अदर ग्राउंड्स में। तो दिस इज इन एनी proceedings under this act on a petition for dissolution of marriage by decree of divorce, except in so far as the petition is founded on the grounds that is mentioned in clauses 2, 6 and 7, the court may, if it considers it just so to do, regard to the circumstances of the case, pass instead a decree for judicial separation. Now one we have seen कि 13 में हस्बैंड वाइफ या वाइफ कर सकते डिक्री डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से भी ले सकती हैं पार्टी। अगर पार्टीज को लगता है कि दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली, कि वो 1 साल से ज़्यादा से अलग रह रही हैं, उनके एंड साथ में रहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, तो म्यूचुअली एग्री कर सकते हैं कि इस मैरिज को डिसॉल्व कर देना चाहिए। तो पार्टीज जो हैं वो कोर्ट में पिटीशन प्रेजेंट कर सकती हैं, एंड जो ऐसी पिटीशन है वो 6 महीने का टाइम पीरियड देती है, कूलिंग ऑफ पीरियड देती है। सो ऑन द मोशन ऑफ बोथ द पार्टीज 6 महीने का कोर्ट टाइम पीरियड देती है आफ्टर द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन एंड नॉट लेटर देन 18 मंथ्स। दैट मीन्स 1 साल तक तो वैसे भी वो लग रह रही थी, 6 महीने का कोर्ट ने टाइम पीरियड दे दिया, नॉट लेटर देन 18 मंथ्स। अगर पिटीशन विड्रॉ नहीं की जाती एंड कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है आफ्टर हियरिंग द पार्टीज कि जो पार्टीज हैं आप साथ में नहीं रह सकती हैं, तो कोर्ट कैन पास अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स। ये जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, ठीक है, सेक्शन 13 का, दिस इज इसको वेव ऑफ भी कर सकती है कोर्ट सर्कमस्टांसेस में। अगर कोर्ट को लगता है देन द कोर्ट कैन ऑल्सो वेव ऑफ दिस पीरियड इन द circumstances if the court finds that necessary, ठीक है, अगर कोर्ट को ये सही लगता है। तो देयर इज अ लैंडमार्क केस ऑल्सो ऑन दिस, इसके ऊपर एक लैंडमार्क केस भी आया था कोर्ट का, दैट 6 मंथ्स का कूलिंग ऑफ पीरियड है, दिस इज डायरेक्टरी नॉट मैंडेटरी। ये डायरेक्टरी है, ये मैंडेटरी इन नेचर नहीं है। द नेम ऑफ द जजमेंट इज दैट इज अमरदीप सिंह केस, ठीक है, अमरदीप सिंह का केस है, इसको आप पढ़ लेना। एक और जजमेंट है वंदना गोयल वर्सेस प्रशांत गोयल की, 2022 का केस है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो दोनों ही केसेस आप रीड आउट कर लेना, ठीक है। सो जो ये 6 मंथ्स का पीरियड दिया है, कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि दिस इज डायरेक्टरी नॉट मैंडेटरी, ये डायरेक्टरी है, ये मैंडेटरी इन नेचर नहीं। तो विल कंटिन्यू द रिवीजन इन योर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आई एम जस्ट एंडिंग द सेशन हियर ओनली लर्नर्स।
So do like the video, share it with your friends so that we can I can bring more such videos for you. Like you can also follow me on Unacademy app and Telegram